मेरा नाम कृतार्थ जोशी है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोशिश में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये चैप्टर मैं आपको बता दूं कि वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। अगर आपको इससे रिलेटेड फैक्ट्स और कंसेप्ट्स अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स का, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम्स अलाइड विद द एंगल्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम प्रॉब्लम्स जो एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। मैं इसको एक बार इसके लिख देता हूं डेफिनेशन। इट इज द branch of mathematics, it is the branch of mathematics which deals with the measurement of angles and problems allied with angles। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो किससे डील करती है? ये डील करती है एंगल के मेजरमेंट से और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है और एंगल से जो मेजरमेंट होता है उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये तो बात है ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन की कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की। अब ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता नहीं होगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं, क्योंकि आप में से सबको पता ही होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, लेकिन फिर भी तो राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करूं तो राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विच है वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये क्या है? ये ट्राइंगल ABC है। ये ट्राइंगल ABC है राइट एंगल एट B। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ABC है जो कहां पे राइट एंगल्ड है? B पे राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल इसके कहां पे बन रहा है? B पे बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री के बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब बात है इसकी साइड्स की, तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री जो एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये राइट एंगल ट्राइंगल की क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, सो राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विच है वन एंगल मेजर ऑफ 90 डिग्री। The side opposite to the angle 90 degree angle is called hypotenuse and it is the longest side of the triangle। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है और ये लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल की। रही बात बाकी दो बची साइड्स की, तो ये वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। बेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस पे बेस ही तो हो गया, एक तरीके से इस पे स्टैंड कर रहा है तो ये इसका बेस हो गया। अब जरूरी नहीं कि यही बेस और यही परपेंडिकुलर हो, मैं इसको भी बेस और इसको भी परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ, लेकिन कब? जब मैं इस ट्राइंगल को क्या कर दूं? रोटेट कर दूं।
अगर मैं इस ट्राइंगल को रोटेट कर देता हूं कुछ इस प्रकार, कुछ इस तरीके से अगर मैं ट्राइंगल को रोटेट कर देता हूं, बी यहाँ है, ए यहाँ आ जाए और सी यहाँ आ जाए, तो अब की बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। और ये कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता कि यही परपेंडिकुलर है यही बेस है। हाँ, अगर ऐसे रखा जाए तो ट्राइंगल को, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूं कुछ इस प्रकार, कुछ इस टाइप से, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लेकिन अभी इस केस में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो ये रही हमारी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विच हैव वन एंगल मेजर ऑफ 90 डिग्री। द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड इज नोन एज हाइपोटेनस। ये वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है और ये वाली साइड क्या कहलाती है, हमारी बेस कहलाती है। ओके, अब हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का क्या यूज है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी राइट एंगल है बी, और मुझे बोला जाए यहाँ पे कोई सी पे कोई एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, ये क्या बन रहा है, थीटा, इसको हम पढ़ते हैं थीटा। ठीक है, जैसे अलजेब्रा में हम x मान के चलते हैं, y मान के चलते हैं, z मान के चलते हैं, अननोन क्वांटिटी को, यहाँ पे हम एंगल को क्या मान के चलते हैं, थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, सो ये तो रही बात हमारी थीटा की। ठीक है, तो थीटा क्या है, यहाँ पे कोई सी पे कोई एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, अब हमें बोला जाए कि इस एंगल को निकालना है, तो याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है और थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जिस एंगल को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये मैं लिख भी देता हूं बात, द साइड अपोजिट टू द एंगल अंडर स्टडी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो साइड होगी इसके अपोजिट, जिस एंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस एंगल की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, जिस एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये याद रखिएगा। फिर चाहे अगर यहाँ पे एंगल यहाँ पे बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे अल्फा एंगल बन गया है और मेरे को बोला गया है कि अल्फा के बारे में बताओ, तो अल्फा के सामने वाली साइड, ये वाली साइड अब की बात क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। एक चीज और बात नोट कर लीजिए, हाइपोटेनस क्या रहती है, सेम रहती है। हाइपोटेनस कभी भी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। हम सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस को क्या कर सकते हैं, एंगल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम हाइपोटेनस को चेंज नहीं कर सकते। हाइपोटेनस वही की वही रहेगी, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है गाइस, तो ये रही ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। ट्रिग्नोमेट्री की मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम्स अलाइड विद द एंगल्स। ये तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस। ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज है राइट एंगल ट्राइंगल का, कि जो जिस एंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस एंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके सामने वाली साइड, जिस एंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर सी एंगल या थीटा एंगल की बात करें तो ए भी उसके लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। और अगर अल्फा एंगल की बात करेंगे तो बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस यही रहेगा और अब की बार ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही ट्रिग्नोमेट्री की राइट एंगल ट्राइंगल के यूज की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए भी राइट एंगल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ये हाइपोटेनस क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 टाइप्स। कितने टाइप्स? 6 प्रकार के। 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। मैं नाम लिख देता हूं उनके। एक होता है साइन, सेकंड होता है कोसाइन, थर्ड होता है टेंजेंट, फोर्थ होता है हमारा कोटेंजेंट, फिफ्थ होता है हमारा सेकंड, और सिक्स्थ होता है हमारा कोसाइन। ठीक है। सो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड एंड कोसाइन। ठीक है। सॉरी, कोसाइन नहीं, कोसेकंड होता है, कोसेकंड। ठीक है। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड एंड कोसेकंड। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं याद करने के लिए ये मैं आपको बता देता हूं। ये इनके असली नाम होते हैं। साइन, वैसे इसको साइन, इसको कॉस, इसको टेन, इसको कॉट, इसको सेक और इसको कोसेक पढ़ा जाता है, लेकिन जो इनके एक्चुअल जो पूरे नाम होते हैं वो यही नाम होते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, पहला अगर मैं बोलूं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड होता है हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड होता है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। फोर्थ है हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ सेक थीटा, सेक थीटा की अगर मैं बात करूं ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और सिक्स्थ होता है हमारा कोसेक थीटा, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। जो पहला क्या है? साइन थीटा जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। दूसरा कॉस थीटा जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर होता है। कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। डिपेंडिंग अपॉन थीटा कि थीटा कहाँ है वहां पे परपेंडिकुलर और बेस की क्या होगी? वैल्यू होगी। ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं थीटा लेता तो ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता, और अगर मैं यहाँ पे अभी इस केस के लिए मैं यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ट्रिग्नोमेट्री में कि जो भी थीटा होगा या जो भी एंगल आप पढ़ने जा रहे हो या जिसका भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने जा रहे हो, उसके सामने वाली या उसके अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं कर सकती, लेकिन एंगल चेंज होने की वजह से परपेंडिकुलर और बेस क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। तो ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आप ये पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो रही बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब हम इनके थोड़ा और आगे चलते हैं। हम इनका रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ते हैं। हम इनका रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब पहला, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ठीक है। सेकंड, कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है। और तीसरा होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा हमारा बचा क्या है? कॉट थीटा, तो 1 अपॉन
कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारे 3 रेसिप्रोकल रिलेशन आते हैं। इनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कॉसेक थीटा है, जो कॉसेक थीटा है वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। जो सेक थीटा है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और कॉट थीटा जो है वो 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर भी हो सकता है। तो आप इसको चाहे ऐसे लिखिए, इस तरीके से लिखिए, या इस तरीके से लिखिए, बात एक ही है। क्योंकि यहाँ पे क्या करा है आपने, इसको इंटरचेंज कर दिया। इसको आप कॉसेक थीटा को इधर ले गए, साइन थीटा को इधर ले गए। ये जितनी भी चीजें मैं लिखा रहा हूँ ये आपको मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करे बिना एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इससे पहले मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा है, उनके वैल्यूज दिखाई, वो आपको पता होनी चाहिए। रेसिप्रोकल रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा हमारा 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर, और कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर। तो ये हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इससे मेरा कहने का मतलब ये है, पावर ऑफ टी रेशियोज लिख रहा हूं मैं, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे पहला अगर मैं बात करूं साइन थीटा का होल क्यूब, अगर मैंने बोल दिया साइन थीटा का होल क्यूब, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसी तरीके से अगर मैंने बोल दिया जाए मुझे कि टेन थीटा की पावर 5, होल पावर 5, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ 10 टू दी पावर 5 थीटा। मैं इस तरीके से भी इसको बोल सकता हूँ। या अगर मैं बोलूँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कि अगर बाहर पावर है तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात है। इसके बाद हम चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्वोशिएंट रिलेशन। क्वोशिएंट रिलेशन, ठीक है, क्वोशिएंट रिलेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, उसके बाद हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और जिस एंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, और इनके शॉर्ट फॉर्म में 9 नाम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। फिर उनकी वैल्यूज हमने जानी। उसके बाद हमने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा। रेसिप्रोकल रिलेशन में हमने साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा पढ़ा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा पढ़ा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा पढ़ा। ये हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन था। उसके बाद हमने पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा। पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने आपको पावर किस तरीके से लिखनी है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, उसके बारे में बताया। अब हम आ गए हैं क्वोशिएंट रिलेशन में। ठीक है, तो क्वोशिएंट रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वोशिएंट रिलेशन हमारे पास पहला टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। जो टेन थीटा होता है हमारा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ये तो पहला क्वोशिएंट रिलेशन आ गया। और सेकंड जो है वो होता है हमारा कॉट थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा क्या आ गया, क्वोशिएंट रिलेशन आ गया। ठीक है, ये जो 2 क्वोशिएंट रिलेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि जब हम लास्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी की, जिसमें प्रूविंग वाला सेक्शन है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए रेसिप्रोकल रिलेशन कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे जो आपको याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करने से पहले, या आपकी एनसीईआरटी की जो 8.1 एक्सरसाइज है उसको करने से पहले जो आपको फॉर्मूलेस की जरूरत है उसको करने के लिए ये फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए, तभी आप कोई एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं कि जितने मैंने फॉर्मूले कराए उनको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा ये देखते हैं। क्वेश्चन बोला है इफ साइन थीटा इक्वल टू 8/17, इफ साइन थीटा इक्वल टू 8/17 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें बोल दिया गया है कि साइन थीटा 8/17 के बराबर है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 8/17 के बराबर है, और हमें बोला गया है कि बाकी के जितने बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, सो देखते हैं गाइस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करना है, साइन थीटा की वैल्यू जो हमें गिवन है वो क्या है 8/17, ये तो हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि साइन थीटा जो है वो 8/17 के बराबर है। ठीक है, सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता है, अभी मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, उसी में से देख लेते हैं हमें क्या पता है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, 8k आ गई, अभी मैं k का भी बताता हूं आपको, और जो हाइपोटेनस है वो कितना है 17k। देखिए गाइस, जो रेशियो है जो 8/17 है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये क्या है, रेशियो है। रेशियो मतलब सेम क्वांटिटी के बीच की क्या होती है, जो रिलेशन होता है सेम क्वांटिटी का जो कंपैरिजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो होता है। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे इसके आगे क्या मान के चलेंगे, k मान के चलेंगे, परपेंडिकुलर इक्वल टू 8k और हाइपोटेनस इक्वल टू कितना मान के चलेंगे हम 17k के बराबर मान के चलेंगे, क्योंकि ये रेशियो था तो मान के चलते हैं कि ये 8k रहा है और ये 17k होगा। ठीक है, तो 8k आ गया और हाइपोटेनस आ गया 17k। एक चीज रह गई, एक चीज क्या रह गई, हमारे पास बेस नहीं है। अब बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है वो किसने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 8k का स्क्वायर, और बेस मुझे निकालना है। तो 17 का स्क्वायर 289k स्क्वायर इक्वल टू 64k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूं 289k स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस 64k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, तो 522k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो b की अगर मैं वैल्यू निकालूं बेस की तो अंडर रूट 225k स्क्वायर, तो बेस हमारा कितने के बराबर आ गया 15k के बराबर आ गया। बेस हमारा कितने के बराबर आ गया 15k के बराबर आ गया। k लिखने का मेरा मेन मकसद यही है कि ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस रहा होगा ये किसी यूनिट में रहा होगा, और सेम यूनिट जब रेशियो में रहती है तो यूनिट्स क्या हो गई, मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर अपॉन 17 सेंटीमीटर रहा होगा। ठीक है, जब मैंने रेशियो निकाला होगा, ठीक है, इन्होंने रेशियो जब निकाला होगा तो रेशियो में सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या रह गया होगा, कैंसिल रह गया, आउट हो गया होगा। ठीक है, तो अब की बार मुझे ये नहीं पता ना कि ये ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है ये किस में, तो मैंने ना सेंटीमीटर में ना माना ना मीटर में माना, मैंने इनको k मान के चल लिया है। ठीक है, तो k की कहानी ये, तो b हमारा कितना आ गया 15k। अब मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया और
बेस भी आ गया है। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला था कि साइन थीटा अगर 8/17 के बराबर है, हमें बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं उनको कैलकुलेट करना है। बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं उनको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले हमने लिखा साइन थीटा 8/17 के बराबर है। ठीक है, अच्छा साइन थीटा हमें ये भी पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो परपेंडिकुलर 8 के बराबर आएगा। 8 क्या, क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ की कुछ ना कुछ यूनिट रही होगी, तो मैंने k मान ली है। ठीक है, इसी तरीके से हाइपोटेनस 17 k हो गया। ठीक है, अब अगर मेरे को बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं उसके लिए मुझे बेस का पता होना बहुत जरूरी है ट्राइंगल के। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की से मेरे को क्या मिला, बेस आ गया। और पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। साइन हमारे पास पता है हमें, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू 15 के अपॉन हाइपोटेनस हमारा 17 के से के कैंसिल, 15/17 हमारा कॉस थीटा की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। इसी तरीके से टेन थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, हमारा परपेंडिकुलर है 8k के बराबर, और बेस कितने के बराबर है, 15 के से के फिर से कैंसिल, 8/15। देखिए के अपने आप ही क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये मैं रब कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं कॉस आ गया, टेन आ गया, इसके बाद अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूं, ठीक है, या कॉट थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस हमारा 15 के आया, परपेंडिकुलर हमारा 8k है, k से k कैंसिल हो गया, 15/8 हो गया। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो सेक थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होता है। हाइपोटेनस हमारा 17k है और बेस हमारा 15k है, तो k से k कैंसिल, 17/15 हो गया। उसी तरीके से लास्ट आता है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेनस 17k, परपेंडिकुलर 8k, k से k कैंसिल, 17/8। तो हमने क्या करा है कि हमने बाकी के जितने भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू निकाल दी। कॉस थीटा की वैल्यू 15/17, टेन थीटा की वैल्यू 8/15, कॉट थीटा की वैल्यू 15/8, सेक थीटा की वैल्यू 17/15 और कॉसेक थीटा की वैल्यू 17/8। ये हमारी क्या आ गई है, वैल्यूज आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं करने के लिए। ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, if tan A या tan theta equal to √3, find other t ratios। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दीजिए। वीडियो पॉज करके कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है क्वेश्चन। देखिए, जिसके आंसर आ गए वीडियो पॉज करने के बाद वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे अपने आंसर। सॉल्यूशन, सिंस tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमें पता है, और tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मेरा कितने के बराबर आ गया, √3 k के बराबर आ गया, और बेस मेरा कितने के बराबर आ गया, 1k या k लिख सकते हैं, 1k या k कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेस मेरा 1k के बराबर आ गया या k के बराबर आ गया, रह क्या गया, हाइपोटेनस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, √3k, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस k का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 4k स्क्वायर। यह हाइपोटेनस का स्क्वायर चल रहा है और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k।
ठीक है, अंडर रूट करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2k आ गई। बस अब मेरे को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, √3k और हाइपोटेनस कितना आया, 2k। k से k कैंसिल, √3/2। इसी तरीके से cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस k है और हाइपोटेनस कितना है, 2k। k से k कैंसिल, 1/2 cos थीटा आ गया। tan थीटा हमें पहले से गिवन है, उसके बाद हम cot थीटा निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, cot थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो cot थीटा अगर मैं निकालूंगा, cot थीटा कितना हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारा k और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, √3k। k से k कैंसिल, 1/√3। उसी प्रकार अगर मैं sec थीटा की वैल्यू निकालूं, sec थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनस 2k, बेस कितना है k से k कैंसिल, 2/1। लास्ट हमारा होता है cosec थीटा। cosec थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितने के बराबर है हमारा, 2k और परपेंडिकुलर आया हमारा √3k। k से k कैंसिल, 2/√3। तो ये हमने क्या कर दिया है, इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है कि tan थीटा की वैल्यू अगर √3 दे रखी है तो बाकी बच्चे पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको कैसे निकालें। ठीक है, तो आपको फॉर्मूलेज भी पता लग गए हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन भी पता लग गए हैं, पावर का भी रिलेशन आपको पता लग गया है। ठीक है, क्वेश्चन रिलेशन भी पता लग गए। और ये जो इस टाइप के क्वेश्चन करने की, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक बचे हैं या जो कितने भी, कुछ भी पूछ सकता है, वो सारे भी पूछ सकता है, कोई भी 2-3 पूछ सकता है, वो निकालना है। उस टाइप का भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, आपका काम ये है कि आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के टाइम पे हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम फॉर्मूलेस को याद करें। ठीक है, फिर चाहे आप उसको बुक मार्क बना के याद करें या जो तरीका आप लगा सकते हैं आप उस तरीके से उसको याद करें। और एक बार अगर आपको फॉर्मूलेस याद हो गए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बहुत इजीली ट्रिग्नोमेट्री का कर सकेंगे। ठीक है, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।